अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके बता रहा हूं, जो कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और उसमें जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको बेचने के बजाय पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है और साथ में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं 30 जून 2018 को। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो उनका कैपिटल रेशियो है और उन्होंने डिसाइड किया है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। फर्म को बंद करने के वक्त आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाने हैं, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। पहले मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना के बता रहा हूं, उसके बाद की चीजें बाद में बनाते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है असेट साइड में। अगर हम आते हैं तो कैश एट बैंक, जो कि यहां पे आपको नहीं लिखना है। कैश एट बैंक के बाद वी आर गिवन डेटर्स और सभी डेटर्स एक ही चीज होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे टू डेटर्स और डेटर्स का जो अमाउंट है इनर कॉलम में वो अमाउंट हमें यहां पर लिखना है। वो अमाउंट है 12,500 और जो बैड डेट्स प्रोविजन का अमाउंट है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का रिजर्व है 500, वो हम यहां पर लिख देंगे 500। इसके बाद जो अगली असेट है वो है इन्वेस्टमेंट्स, हम यहां लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट 5,000। इन्वेस्टमेंट के बाद अगली असेट है स्टॉक और स्टॉक का अमाउंट है 29,000। आफ्टर दिस लास्ट दे रखा है फर्नीचर, तो असेट में हम लिखेंगे यहां पे फर्नीचर एंड फर्नीचर का अमाउंट है 1,000। अब हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले आपको दे रखा है क्रेडिटर्स, जो कि हम यहां पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो है 13,000। आफ्टर दिस वी आर गिवन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यहां पर नहीं आता है, वो या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अगर आपको करंट अकाउंट दे रखे हैं तो जो जनरल रिजर्व है वो करंट अकाउंट में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने असेट्स और लायबिलिटी जितनी वैल्यू यहां पे ट्रांसफर हो सकती थी वो सारी ट्रांसफर की है। अब नीचे आते हैं X agrees to discharge the liabilities। X जो है वो लायबिलिटीज को पे करने के लिए तैयार है और साथ में उसने बैंक का जो बैलेंस है वो भी टेक ओवर किया है। तो यहां पर पहले हम लिख रहे हैं इस तरफ पहले हम इस तरफ लिख रहे हैं टू एक्सेस कैपिटल और X जो है वो लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही लायबिलिटी है जिसको पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को उसने टेक ओवर किया है। क्रेडिटर्स की जो भी वैल्यू है स्पेसिफाइड नहीं किया है कि कितनी वैल्यू पर उसने टेक ओवर किया है, तो हम मानेंगे उसको 13,000 पर उसने उसको टेक ओवर किया है। और जो उसने असेट बैंक बैलेंस टेक ओवर किया है उसकी हम एंट्री यहां पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने यहां पे ट्रांसफर नहीं किया हुआ है। उसके बाद आते हैं ही ऑल्सो टेक्स ओवर द बुक डेट्स। अब उसने डेटर्स भी लिए हैं 10,000 रुपए में,
तो यहां पे हम लिखेंगे बाय एक्सेस कैपिटल, और इसमें आपको देखना है कि उसने कौन कौन सी एसेट्स टेक ओवर की हैं, उनको आप इनर कॉलम में लिख सकते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई एसेट ली है, मतलब डेटर्स के अलावा कोई एसेट नहीं ली है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेटर्स। और यहां कैपिटल अकाउंट की जगह बेटर होगा हम करंट अकाउंट लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखे हैं, तो हम यहां पे करंट अकाउंट लिखेंगे। और यहां पर भी मैं इसको चेंज कर रहा हूं, एक्सेस करंट अकाउंट। ठीक है, और डेटर्स की जो वैल्यू है वो 10,000 में इसने टेक ओवर किए हैं, तो यहां पे मैंने लिखा इसको 10,000। ये डेटर्स हमारे क्रॉस हो गए। उसके बाद आते हैं वाई टेक्स ओवर स्टॉक एट ₹30,000, तो बाय वाइज करंट अकाउंट। अब वाई जो है वो कौन कौन सी असेट्स टेक ओवर कर रहा है, वाई ने स्टॉक टेक ओवर किया है, इसके अलावा फिक्सचर्स भी उसने टेक ओवर किए हैं और इन्वेस्टमेंट भी टेक ओवर किए हैं। ठीक है, एंड वाई इज अलाउड टू कैरी ऑन द ट्रेड इन द ओल्ड फर्म्स नेम, और उसके लिए वो गुडविल को भी 9,000 रुपए दे रहा है। तो वाई ने जो असेट्स टेक ओवर किए हैं उनको हम यहां पे वन आफ्टर वन लिखते जा रहे हैं इनर कॉलम में, ताकि क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसने स्टॉक लिया है, उसकी वैल्यू, स्टॉक को इसने टेक ओवर किया है 30,000 पर, स्टॉक के बाद उसने टेक ओवर किया है फिक्सचर्स को, फर्नीचर को, ₹900 में, तो यहां पे लिखा हमने ₹900। उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट भी टेक ओवर किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी हम यहां पे लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डिसाइड की गई है वो 8500, और इन एडिशन टू दिस वो फर्म की गुडविल भी टेक ओवर कर रहा है। तो यहां पे गुडविल वो 9,000 में टेक ओवर कर रहा है, तो 9,000 हम यहां पर नोट कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे, टोटल यहां पे डाल देंगे। $48,400। आगे आते हैं वाई इज, बस इतनी चीजें हैं और अब ये खत्म हो जाता है। अब हम यहां पे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे कि वो क्या आता है फाइनली, और उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पर हम जो टोटल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। 12,500 प्लस 5,000 प्लस 29,000 प्लस 14,000, इस तरफ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 60,500। हम उस तरफ का टोटल चेक करते हैं, 500 प्लस 13,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 48,400, ये आ रहा है 71,900। जो डिफरेंस आ रहा है वो 11,000 का आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब ये अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रॉफिट दिखाई दिया है। एक्स और वाई में हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, एक्स एंड वाई। 11,400 ये हमारा प्रॉफिट है, जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके कैपिटल के रेशो में। कैपिटल का रेशो है 2:1, तो
7600 एंड 3800 ये इन दोनों का प्रॉफिट। और अब हम यहां पे टोटल कर देंगे, जो हमारा टोटल आ रहा था 71,900। और अब हम यहां पर बनाते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के लिए इसके नीचे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट में आपको बैलेंस लिखने हैं और जितनी भी एंट्रीज हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे वो यहां पर आएगी। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। बैलेंसेस हैं 1500 ईच, तो 1500 एंड 1500, राइट। आफ्टर दिस वी हैव टू डिवाइड जनरल रिजर्व, तो हम यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हमें बांटना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 के रेशो में। तो 2000 एंड 1000। आफ्टर दिस अब हम आते हैं यहां की एंट्री में। एक्स के नाम पर एक एंट्री यहां पे हो रही है, जो यहां पर होगी तो इसके अकाउंट में इस तरफ आएगी 2 रियलाइजेशन। जो एक्स के नाम पर है वो एक्स के अकाउंट में 10,000 और जो वाई के अकाउंट में है वो वाई के कॉलम में 48,400। ठीक है। इसके अलावा एक्स ने कैश भी दिया है, जो बैंक बैलेंस था दैट इज ऑल्सो टेकन ओवर बाय एक्स। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख देंगे टू बैंक, राइट। अब इस तरफ आते हैं, एक एंट्री यहां पे एक्स के नाम से हो रही है, तो हम यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और वो अमाउंट है एक्स के कॉलम में 13,000, हमने यहां पे लिखा ये डैश। और अब इसके बाद जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो भी करंट अकाउंट में आएगा, तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट जो कि 7600 एंड 3800। ये एंट्रीज करने के बाद अब आपको इसमें जो भी बैलेंस आएगा वो आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसके अकाउंट में ये बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो आप यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और डिफरेंस निकाल के आप यहां पर एंट्री कर देंगे। टोटल पहले हम कर लें 0 0 6 5 11 7 3 10 10 3 14 1 और 1 2 24,100 उसमें से आप माइनस कर देंगे इस अमाउंट को। तो 0 0 1 2 एंड 1। और उसके अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो उस तरफ एंट्री आ रही है, हम यहां पर डालेंगे बाय कैपिटल अकाउंट। यहां का पहले टोटल करें 48,400, नीचे ब्लॉक इस तरफ
48,400 लिख के बैलेंस शीट फिगर निकाल देंगे। 0 0 8 5 13 और 1 14, 3 और 1 4 5 6 और 2 8 और ये यहां पर आ जाएगा 42,100। और अब हम इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप बैलेंसेस लिखेंगे और बैलेंसेस लिखने के बाद, ठीक है, ये वाली जो एंट्री है ये डेबिट में आ जाएगी, ये एंट्री जो है एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगी और उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो वहां पे आप टू बैंक या बाय बैंक करके एंट्री कर देंगे और क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कोई भी असेट कैश में रियलाइज नहीं की गई थी और ना ही कोई लायबिलिटी कैश में पे की गई थी। यहाँ पे जो भी असेट्स थी, जो भी लायबिलिटीज थी, दे वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, इसलिए उनको हमने उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्योंकि करंट अकाउंट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं। मतलब यहाँ पे जो आपके कैपिटल अकाउंट हैं वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है जिनके साथ में करंट अकाउंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी एंट्रीज होती हैं थ्रू आउट द ईयर या एट द एंड ऑफ द बिजनेस, है ना, वो सभी करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं और वहां से फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होके और उनको क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं फिर एक और क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं, वो अगला क्वेश्चन। इसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको करके बता रहा हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है 22। इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं वो आप क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो है मशीनरी, तो हमने यहां पे लिखा टू मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू है 1,21,500, 121,500। मशीनरी के बाद स्टॉक है तो टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 22,650, 22,650। आफ्टर द स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं, टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 44,490, 44,490। आफ्टर द इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टू LIP। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू है 42,000। आफ्टर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डेटर्स, डेटर्स में जो ग्रॉस वैल्यू है 27,900 और बाय रिजर्व फॉर बैड डेट्स, वो अमाउंट है हमारे पास 1,800, 1800। ओके, एंड देन कैश एट बैंक और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दे रखा है तो वो हमें यहां पर नहीं लिखने हैं। नाउ वी कम टू द लायबिलिटी साइड, जहां पे नीरज लोन दे रखा है एंड नीरज इज नॉट अ पार्टनर, तो इसे यहां पे लिखेंगे बाय नीरज लोन। नीरज फर्म का पार्टनर नहीं है, इसलिए उसका जो लोन है वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में शो करना होगा। 30,000 इज द वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट, 30,000 हम यहां पर शो कर देंगे। नीरज के लोन के बाद क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं
तो हम यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 55,500,500। उसके बाद आपको दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस फंड। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस फंड को यहां लेना चाहते हैं तो आप यहां ले सकते हैं, या फिर आप उसको डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप यहां पर लेंगे तो दैट इज नॉट अ रियल लायबिलिटी, इसलिए आपको उसका पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ यहां पर एंट्री आप दिखा सकते हैं। तो बाय लाइफ इंश्योरेंस फंड पॉलिसी फंड। ओके, अब आपका जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस है वो इस एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, इस एंट्री के कारण डेविएट होता है। अगर आप इसको यहां दिखाते हैं तो आपका प्रॉफिट में बी के बुक के प्रॉफिट से अलग आए, और अगर आप यहां नहीं दिखाते हैं तो भी अलग हो सकता है। अब बुक में किस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री रखी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनका आंसर। फिलहाल हम यहां पे लिख रहे हैं 42,000। आप इसको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी शो कर सकते थे। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे तो यहां पर 42,000 की एक एंट्री हट जाएगी, और उसके कारण हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो अफेक्ट, प्रॉफिट्स या लॉस जो भी आएंगे वो अफेक्ट होंगे। इसके बाद अब हम आते हैं नीचे। नीचे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो असेट्स आपकी बेची जा रही हैं, मतलब फर्म की हैं, बाय कैश या फिर बैंक करके आप उसको लिखते हैं। और इसमें सबसे पहले इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर किया है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको इन्होंने सरेंडर किया है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को वापस देके उसका पैसा लिया है। इंश्योरेंस कंपनी इनको 36,000 पे कर रही है, तो 36,000 हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रियलाइज कर रहे हैं, वो अमाउंट हम यहां पर लिख देंगे। इसके बाद द इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय स्नेहा, एक पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है, और स्नेहा जो है वो नीरज के लोन को भी रीपे करने के लिए एग्री है। तो फिलहाल ये दोनों असेट्स पार्टनर ने और लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर किए, तो उसके नाम से एंट्री आएगी। सोनू टेक ओवर ऑल स्टॉक, एक और पार्टनर है जिसने स्टॉक टेक ओवर किया, डेटर्स को भी टेक ओवर किया। ठीक है, मशीनरी को इन्होंने कैश में सेल किया है, तो मशीनरी की एंट्री हम यहां पर डालेंगे। Machinery has been sold out for rupees 1,65,000. 1,65,000. ओके, अब इसमें एक वर्किंग नोट हमें बनाना है, वो यहां पे मैं बना के बता रहा हूं आपको। वर्किंग नोट जो हमारे डेटर्स थे, डेटर्स एज पर बुक्स, बुक्स के हिसाब से हमारे डेटर्स जो थे देवर 27,900। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बोला हुआ है कि यहां पे 15,000 के जो डेटर्स थे देवर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर, लेकिन उसने 12,000 में ही लिया है। तो यहां पे टेकन ओवर बाय सोनू, जो 15,000 के डेटर्स थे वो उसने 12,000 में टेक ओवर किए हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 15,000 के डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम इसमें से 15,000 के माइनस करेंगे बुक वैल्यू। अब हमारे पास जो डेटर्स बचेंगे 0, 0, 9, 2 एंड 1, ये है हमारे रिमेनिंग डेटर्स। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि
द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 50% ऑफ द बुक वैल्यू। रिमेनिंग मतलब ये वाले डेटर्स, और इनसे हमें आधा पैसा मिला है, तो हम यहां पर डेटर्स की जो अमाउंट डालेंगे वो होगा हमारा 6450। ठीक है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू जो थी उसमें से एक पार्टनर ने टेक ओवर किए हैं कुछ डेटर्स जो कि 15,000 के थे, उसने 12,000 में लिए। ठीक है, तो हम यहां जब एंट्री करेंगे उस डेटर के नाम पर, मतलब उस डेटर के लिए उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, तो वहां 12,000 की एंट्री होगी। लेकिन जब डेटर्स की वैल्यू आप रिड्यूस करेंगे तो 15,000 रिड्यूस होगी, और रिमेनिंग डेटर्स 15,000 माइनस करने के बाद ही कैलकुलेट होंगे, ना कि इसमें से 12,000 माइनस करके। ठीक है, ये स्पेशल चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे से डेटर्स में से कितना अमाउंट माइनस करके फिर रिमेनिंग डेटर्स कितने बचेंगे, उसी की वैल्यू आपको यहां पे रियलाइज वैल्यू में डालनी है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो हमारी असेट्स थी जो हमने कैश में बेची, ये उनकी वैल्यू है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं 0 5 4 7 0 एंड देन 207450। अब मैं वापस आता हूं, जो एंट्रीज हमें करनी है बाय स्नेहा, यहां पर हम स्नेहा के नाम पर एंट्री करेंगे बाय स्नेहाज कैपिटल। और स्नेहा ने जो असेट टेक ओवर की है वो है इन्वेस्टमेंट 52,500 की, तो यहां पर एंट्री डालेंगे हम 52,500। ऑल्दो कि हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो थी 44,490, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट स्नेहा ने टेक ओवर की है 52,500 पर, तो हम यहां पर वही वैल्यू दिखाएंगे। इसके अलावा स्नेहा ने नीरज का लोन भी लिया है, तो टू स्नेहास कैपिटल। और नीरज के जो लोन की अमाउंट है 30,000, वो हम यहां पर नोट कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो ब्रैकेट में कौन सी असेट और कौन सी लायबिलिटी है उसका नाम लिख सकते हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, और वहां पे क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं। सोनू ने कुछ असेट्स टेक ओवर की हैं, उसके नाम पर एंट्री आएगी बाय सोनूज कैपिटल। और सोनू ने जो असेट्स टेक ओवर की हैं उसमें ऐसा है 21,000 रुपए का उसने स्टॉक लिया है और 12,000 रुपए के डेटर्स लिए हैं। तो यहां पे डिटेल्स में उसको आप लिख सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, जो वर्किंग नोट मैंने बनाया हुआ था उसको मैं यहां से हटा रहा हूं, और अब मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, एक तो जो असेट उसने टेक ओवर की है उसमें स्टॉक है, स्टॉक को उसने टेक ओवर किया है 21,000 में, तो 21,000। स्टॉक के बाद उसने डेटर्स टेक ओवर किए हैं, और डेटर्स उसने 12,000 में टेक ओवर किए हैं। 15,000 के डेटर्स थे, लेकिन उसने उसकी वैल्यू कितनी दी है 12,000। ओके, और उसके बाद उसने बस यही दो असेट उसने टेक ओवर की थी। हम यहां पर 33,000 स्नेहा के नाम पर एंट्री कर देंगे, 33,000। अब आते हैं एक और चीज, वो है द इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 90,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट लिए हैं, तो यहां पर टू बैंक करके हम एंट्री करेंगे। बैंक में हम यहां पर लिख रहे हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में जो अमाउंट आएगी
वो हम कैसे निकालेंगे। जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो 55,500 के थे और उन्होंने 19,000 रुपए के कुछ इन्वेस्टमेंट अपने सेटलमेंट में लिए हैं। तो 55,500 में से हम 19,000 को माइनस करेंगे क्योंकि रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमें कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्रेडिटर्स में जो अमाउंट आएगा वो हम 19,000 को माइनस करने के बाद लिखेंगे 55,500 माइनस 19,500 36,500। और इसके अलावा हमारे एक्सपेंसेस भी हुए हैं। एक्सपेंसेस की हम एंट्री करेंगे, 1800 के एक्सपेंसेस हैं, उनकी एंट्री हम यहां पे कर देंगे। अब फिर से एक बार हम सारी चीजें चेक कर लें कि सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज रियलाइज हुई हैं या नहीं हुई हैं। मशीनरी, ये मशीनरी सेल आउट हो गई। स्टॉक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय दिस पार्टनर एज वेल एज सम क्रेडिटर्स। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हमने यहां पे सरेंडर कर दी है। डेटर्स की जो वैल्यू थी कुछ यहां रियलाइज हुए हैं और कुछ इसने टेक ओवर कर लिए, मतलब वो भी खत्म हो चुके हैं। लायबिलिटी तरफ आए, बाकी तो जो एंट्री है वो असेट्स की नहीं है। यहां पर आते हैं जो क्रेडिटर्स की एंट्री है या लायबिलिटीज की जो एंट्री है, इसका पेमेंट कभी नहीं किया जाता है। नीरज का जो लोन अकाउंट है वो यहां पे इस पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है। क्रेडिटर्स का जो पेमेंट था उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिया, उसको माइनस कर दिया। रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स हैं उसको हम पे कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस फंड जो है वो अपने आप में कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, तो उसका कोई पेमेंट यहां पर नहीं दिखाया जाएगा। इसका मतलब ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज हैव बीन रिकॉर्डेड। अब हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों तरफ का टोटल लगाना है और प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो हमें यहां पे निकाल के देखना है। ठीक है, $95,410 ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। और हमारे पास जो पार्टनर हैं वो है 3, स्नेहा, सोनू एंड शिवानी। जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो है 95,410। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में। तो 3:1 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो थोड़े और फिगर आ रहे हैं, डेसिमल्स में फिगर आ रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है उस रेशियो में। तो 95,410 डिवाइडेड बाय 6, और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 15,902 31,803 47,705 ये आपका टोटल। और अब आप यहां पे टोटल कर देंगे जो कि आप लगा लें टोटल, और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होता है ये खत्म हो जाता है। इन माय ओपिनियन आज ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म होता है।